Hello everyone, welcome to my channel Study with Ali. Today we are going to discuss class 10th history, chapter 2nd nationalism in India. सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात की जाए तो ये दो पावर्स के बीच में हुई थी। यूरोप के अंदर ये लड़ी गई थी और दो पावर्स जो थी वो अलाइज और एक्सिस। खिलाफत खिलाफत फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात की जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सेंट्रल पावर थी, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर, उसके अलावा जर्मनी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनकी हार हो जाती है। और जो अलाइज होते हैं वो ओटोमन एम्पायर के साथ एक ट्रीटी करते हैं। ट्रीटी के अंदर जो है वो, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सेवरस, उसमें जो खलीफा की पोस्ट है उसको ख़त्म किया जाता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार, फिर आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह को हम डिस्कस करेंगे कि सत्याग्रह क्या है, ये आइडिया किसने दिया है। इस चैप्टर के अंदर हम रॉलेट एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्शल लॉ के बारे में, जलियांवाला बाग मैसकर, खिलाफत इशू, वाई नॉन कॉपरेशन, फिर उसके बाद डेफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट। फिर इस मूवमेंट के अंदर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टाउन हो गया जैसे कंट्री साइड। उसके अलावा चोरी चोरा इंसिडेंट, जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया था। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बरदौली सत्याग्रह, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। उसके अलावा साल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस, किस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग थी। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड क्या था, ये जो मूवमेंट चली इनको किस तरह से उन्होंने सप्रेस किया। गांधी आरवीएन पैक्ट, और जो ये मूवमेंट्स चली इसको अलग अलग जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने इन मूवमेंट्स को, ये जो तहरीक चली इंडिया के अंदर, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, इनको वो किस तरह से देखते थे। पूना पैक्ट और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है, हमारा फोकस किन किन चीज़ों के ऊपर रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं हम बच्चों इंट्रोडक्टरी पार्ट इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे उन तमाम इवेंट्स को जिसकी वजह से इंडियंस के अंदर एक फीलिंग ऑफ वननेस पैदा हुई और एक नेशन स्टेट जो थी वो नेशन स्टेट बनी। उसके अलावा उन तमाम फैक्ट्स को तुम जानोगे, कैसे हिंदुस्तानियों के अंदर जो है वो फीलिंग ऑफ वननेस डेवलप हुई, किस तरह से हिंदुस्तानियों ने के बीच एकता पैदा हुई, किस तरह हिंदुस्तानियों के बीच में ये सोच पैदा हुई कि हमें कॉलोनियल गवर्नमेंट से आज़ाद होना है। उसके अलावा किस तरह से जो वो ब्रेव लोग, बहादुर लोग जो थे, इन इस सपने को मुमकिन बनाया। किस तरह आम लोगों के बीच में ये यकीन पैदा हुआ कि हम एक हैं, और किस तरह उन्होंने अपनी आवाज़ को जो है वो आवाज़ को रेज किया आज़ादी के लिए। और इन तमाम चीज़ों को अचीव करने के लिए इंडिया के अंदर क्या शुरू की गई, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स शुरू की गई और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस जो आज़ादी की जहदोजहद थी इसके अंदर, तो ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हैं ये कैसे शुरू होती हैं, क्यों शुरू होती हैं, उन तमाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ये दो पावर्स के बीच में हुई। एक तरफ
अलाइज और एक तरफ एक्सिस या फिर सेंट्रल पावर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है इसकी शुरुआत होती है 1914 में और ये ख़त्म होती है 1918 के अंदर। तो एक तरफ अलाइज थे और एक तरफ एक्सिस थे। अलाइज की बात की जाए जिसमें ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, उसके अलावा यूएसए और दूसरी तरफ ओटोमन एम्पायर, उसके अलावा ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी, ये तमाम जो थे ये सेंट्रल पावर एक्सिस जिनको कहा जाता है। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या असर पड़ा इंडिया के ऊपर? देखो, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई पूरी दुनिया के अंदर, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से एक नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन, जो एक नए पॉलिटिकल हालात, सियासी और माशी हालात जो थे वो पैदा हुए थे। इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से जो हिंदुस्तान की बात की जाए तो इसके अंदर जो और जो दूसरे मुल्क थे जहाँ पे कॉलोनियल रूल था उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा हुई। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट हम पढ़ेंगे इंडिया के ऊपर क्या पड़ा। देखो, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात की जाए तो इम्पैक्ट ये था कि सबसे ज़्यादा डिफेंस के ऊपर जो था वो ज़्यादा खर्चा होना शुरू हुआ, क्योंकि जो इंडिया था वो ब्रिटेन यहाँ रूल कर रहा था और ब्रिटेन जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार भी लड़ रहे थे, अंग्रेज फर्स्ट वर्ल्ड वार भी लड़ रहे थे और दूसरी तरफ इंडिया के ऊपर भी अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो जब ये हुकूमत इंडिया पे कर रहे थे तो यहाँ का पैसा जो थे वो किसके ऊपर खर्च कर रहे थे? डिफेंस के ऊपर, यानी वार के ऊपर। अब ये जो जब डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ना शुरू हुआ तो उसको पूरा करने के लिए जो ये अंग्रेज थे, इन अंग्रेजों ने क्या किया कि इस खर्चे को पूरा करने के लिए इंडिया के लोगों के ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगाई, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स जो है आमदनी के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और उसके अलावा जो लोग थे इंडिया के यहाँ वो बड़े मुश्किलात में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 1913 से 1918 के बीच में जो चीज़ों के प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उसके अलावा फोर्स रिक्रूटमेंट, रूरल एरिया से कहा जाता था कि आप सोल्जर की सप्लाई कीजिए, क्योंकि सोल्जर की शॉर्टेज पड़ गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो इंडिया के जो विलेज थे, जो विलेजर्स थे, उन्हें ये कहा गया कि आप क्या कीजिए, सोल्जर की सप्लाई कीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की बात की जाए तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इंडिया के अंदर बहुत सारी जगहों पे 1918 और 1919, 1920 और 21 के बीच में बहुत सारी जगहों पे जो क्रॉप्स थी वो फेल हो गई। 1921 की बात की जाए तो 1921 में लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो थे वो फेमाइन की वजह से उनकी मौत हुई। और एपिडेमिक, फेमाइन कहा जाता है कि जब क्या हो जाए, स्केर्सिटी हो जाए, कमी हो जाए, खाने की चीज़ों की कमी हो जाए तो उसको हम फेमाइन बोलते हैं। और एपिडेमिक का मतलब क्या हो गया, एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर किसी बीमारी का फैल जाना, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। तो 1919 और 1920-21 की बात की जाए तो इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में जो फसलें थी वो तबाह हो गई थी। 1921 की बात की जाए तो बहुत सारी जगहों पे 12 से 13 मिलियन लोगों की मौत हुई फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार का इकोनॉमिक इफेक्ट क्या था, सोशल इफेक्ट क्या था, पॉलिटिकल इफेक्ट क्या था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो माशी
जो इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट था कि वार जो लड़ी जा रही थी उसको जो फाइनेंस किया जा रहा था वो लोन और टैक्सेस को बढ़ा के फाइनेंस किया जा रहा था। कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अलावा जब ये तमाम चीज़ें हुई तो इंडिया के अंदर जो सामान था उसके प्राइजेस तेज़ी से बढ़ना शुरू हुए, शॉर्टेज हो गई, लोग मुश्किलात में यहाँ जी रहे थे। सोशल इफेक्ट इसका ये था कि फोर्स रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती गांव से लोगों को रिक्रूट किया जाता था। क्रॉप फेलियर जो अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ये बीमारी थी जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत होती है। पॉलिटिकल इफेक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार का, गांधी जी वापस आए 1915 में, उन्होंने सत्याग्रह को प्रमोट किया। उसके अलावा यहाँ इंडिया में के अंदर रॉबलेट एक्ट, पूरे मुल्क के अंदर इस रॉबलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर, नान कॉर्पोरेशन। तो ये तमाम चीज़ें हुई। आई होप ये जो हमने पढ़ा है आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब हम समझेंगे सत्याग्रह के बारे में कि सत्याग्रह क्या है, यह आइडिया कहाँ से आया, किसने दिया, इसका मतलब जानेंगे। तो सबसे पहले जो ये वर्ड सत्याग्रह है ये एक संस्कृत वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, सत्या और आग्रह। सत्या का मतलब होता है ट्रुथ और आग्रह का मतलब होता है पोलाइट या फिर होल्डिंग फैमिली। पोलाइट का मतलब हो गया नरमी से, या फिर इस होल्डिंग फैमिली का मतलब हो गया किसी चीज को पकड़ के रखना। तो गांधी जी का मानना था कि उनका ये यकीन था कि हमें जो भी लड़ाई लड़नी है वो बिना वायलेंस के लड़नी है। तो सत्याग्रह एक नॉवल मेथड था एजिटेशन का। इसका एम्फेसिस जो था वो सच्चाई की ताकत और सच्चाई को ढूंढना था, और लड़ाई जो थी वो इनजस्टिस के खिलाफ लड़नी थी बिना फिजिकल फोर्स के। टू सोल्व द प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए और लोगों के हालात को बेहतर करने के लिए गांधी जी इस नोवेल मेथड को गांधी जी इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर। गांधी जी जो है वो गोपाल कृष्णा गोखले, जो कि गांधी जी के एक पॉलिटिकल गुरु थे, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि आप वापस आइए हिंदुस्तान में, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर थे। तो गांधी जी इस नॉवल मेथड के जरिए साउथ अफ्रीका के अंदर रेसिस्ट रजीम और जो वहाँ के नस्लवाद की हुकूमत थी उसके खिलाफ वो साउथ अफ्रीका में लड़ चुके थे। तो आपको समझ आ गया होगा सत्याग्रह के मतलब के बारे में। सत्याग्रह जो वर्ड है ये क्या है, संस्कृत वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सत्या का मतलब होता है ट्रूथ, आग्रह का मतलब होता है होल्ड फैमिली, और इसका मतलब ये हो गया कि जो भी लड़ाई लड़नी है वो बिना वायलेंस के लड़नी है और सच्चाई को ढूंढना है, और उसके अलावा सच्चाई की पावर को के ऊपर हमें ध्यान देना है, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है लेकिन बिना फिजिकल फोर्स के। उसके बाद गांधी जी 1915 के अंदर गांधी जी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद गांधी जी 3 मूवमेंट शुरू करते हैं। ये जो 3 मूवमेंट्स गांधी जी शुरू करते हैं, पहली 1917 के अंदर, दूसरी 1918 के अंदर, तीसरी 1918 के अंदर। तो सबसे पहली मूवमेंट की बात की जाए तो उस मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है कि 1916 के अंदर कांग्रेस की मीटिंग होती है लखनऊ के अंदर। बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो बिहार से आते हैं और गांधी जी को अप्रोच करते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि
हमें एक मूवमेंट शुरू करनी चाहिए चंपारण में, जो फार्मर्स के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, फार्मर्स के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके लिए हमें जो है वो मूवमेंट शुरू करनी है। तो 1917 की बात की जाए तो गांधी जी अपनी पहली मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं। चंपारण की बात की जाए तो ये बिहार के अंदर एक इलाका था। तो यहाँ पे गांधी जी जो हैं चंपारण में जाते हैं राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पे, और सेंट राउट, दो ये इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे जिनकी रिक्वेस्ट पे गांधी जी जो हैं वो चंपारण में जाते हैं और यहाँ पीजेंट की मदद करते हैं। और जो यहाँ का एक निज़ाम था पौधे उगाने का, यहाँ पे इंडिको की क्रॉप उगाई जाती थी, उस उपरसिव निज़ाम के खिलाफ गांधी जी जो हैं वो पीजेंट की मदद के लिए चंपारण जाते हैं। तो इंडिको एक प्लांट है, पौधा है, इन पौधों को उगाया जाता था और इनसे कलर निकाला जाता था, और इस कलर की डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी यूरोप के अंदर। तो यहाँ पे एक जो निज़ाम था वो बहुत ज़्यादा ओप्रेसिव था, उस ओप्रेसिव निज़ाम के खिलाफ गांधी जी जो हैं वो चंपारण में जाते हैं 1917 में। उसके बाद गांधी जी की बात की जाए तो नेक्स्ट 1918 के अंदर गुजरात खेड़ा में गांधी जी जो हैं वो वहाँ पे भी जाते हैं पीजेंट की मदद के लिए। वहाँ पे जो पीजेंट थे ये बहुत ज़्यादा, इनके ऊपर रेवेन्यू जो था बहुत ज़्यादा हाई था, वो रेवेन्यू ये पे नहीं कर पा रहे थे अंग्रेज़ों को। तो इन पीजेंट की डिमांड्स थी कि ये रेवेन्यू जो है वो कम किया जाए, तो गांधी जी यहाँ इनकी मदद के लिए जाते हैं। उसके बाद 1918 के अंदर गांधी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यहाँ ये काटन मिल वर्कर्स की मदद के लिए यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। मिल वर्कर्स से जो है ये मज़दूर लोग, ये जो वर्कर्स थे ये डिमांड कर रहे थे कि हमें हमारे वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए, और दूसरी तरफ जो मिल ओनर थे वो इनके वेजेस को जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो वर्कर्स थे इनकी डिमांड्स थी कि हमारे वेजेस बढ़ाए जाएं और हमारा जो वर्किंग कंडीशन है उसको बेहतर किया जाए। तो गांधी जी इनकी मदद के लिए यहाँ अहमदाबाद में पहुँचते हैं, और उसके बाद मिल वर्कर्स और गांधी जी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वर्कर जो हैं वो राज़ी हो जाते हैं, वर्कर्स और जो मिल ओनर्स हैं ये दोनों राज़ी हो जाते हैं, इनके वेजेस को बढ़ाया जाता है। और ये जो तीनों मूवमेंट्स थी चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये तीनों मूवमेंट्स जो थी गांधी जी कामयाब रहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट गांधी जी मूवमेंट शुरू करते हैं पूरे इंडिया के अंदर, वो मूवमेंट जो है वो रॉबलेट एक्ट के खिलाफ शुरू की जाती है। अब देखो रॉबलेट एक्ट के खिलाफ मूवमेंट क्यों शुरू होती है। तो 1919 की बात की जाए तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था इंडिया के अंदर, जिस कानून का नाम था रॉबलेट एक्ट। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुई उसी दौरान गांधी जी भी वापस आते हैं इंडिया में, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी जो हैं वो मूवमेंट शुरू हो जाती हैं। तो 1917 के अंदर लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड जो उस वक्त के वाइस राय थे इंडिया के, वो क्या करते हैं कि एक कमेटी बनाते हैं। वो कमेटी जो बनाते हैं उसकी लीडरशिप जो है वो रॉबलेट सिडनी को दी जाती है, और उन्हें ये कहा जाता है कि आप वो तरीके बताइए जिनसे ये जो यहाँ पे इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हो गई हैं,
इनको कैसे रोका जा सकता है। तो फिर रॉबलेट जो होते हैं वो इन मूवमेंट्स को रोकने का तरीक़ेकार जो हैं वो सजेस्ट करते हैं। इसी वजह से जो है इस रॉबलेट एक्ट का नाम, ये जो कानून था 1919 का, इस कानून का नाम रॉबलेट एक्ट पड़ा। तो आई होप ये जो हमने पढ़ा है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।